सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के पाली कस्बा स्थित रामलीला मैदान पर बसपा सरकार के पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राहुल तिवारी के लिए समर्थन मांगते हुए नकुल दुबे ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री दुबे ने कहा कि हमारा प्रदेश हमारा नहीं रहा, हमारा घर अब हमारा नहीं रहा, सरकार उसे भी बेचने में लगी हुई है। लोग केवल नीरव मोदी को ही जानते थे, लेकिन अब एक नया नाम ऋषि अग्रवाल का सामने आया है, जो जनता का पैसा लूटकर विदेश भाग गया। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। आयोजित इस समारोह में सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सर्व समाज में जन्मे महापुरुषों, गुरुओं, संतों को प्रणाम करते हुए जा रही है। ये रामलीला मैदान मेरे लिए कोई नया स्थान नहीं है। मुझे यहाँ कई बार आने का मौका मिला है, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला है। आज पहली बार प्रार्थना करने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। राहुल तिवारी जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि अगर उनको आपका आशीर्वाद मिल गया, वो विधानसभा पहुंच गए, वैसे तो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी तुमने अपनी बातें नहीं की, ताली ने पहले बजवा दिया। वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सबके चरणों का आशीर्वाद इस शख्स के साथ चला गया तो ये मान करके चलिएगा कि सवाईजपुर क्षेत्र में किसी को बीमारी नहीं होने पाएगी और पढ़ाई लिखाई में भी भाई हमारे राहुल तिवारी जी पूरे सक्षम है बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने में। का जो सपना है वो साकार होता दिखाई पड़ेगा। पिछले 5 सालों से आप अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को देख रहे हैं। कोई फर्रुखाबाद जाकर के निवास कर रहा है, कोई कानपुर में रह रहा है, कोई शाहबाद चला गया है, कोई लखनऊ जाकर के बसा है। पूरे के पूरे क्षेत्र में संदेशा चला गया है कि भैया यहाँ रहोगे जान खतरे में पड़ जाएगी, खतरे से खाली नहीं है। मैं स्वयं कई लोगों को जानता हूँ, आज भी मेरी कई लोगों से टेलीफोन पर बातें हुई कि भैया गांव जाएंगे तो मुकदमा लगवा देंगे मेरे ऊपर। इस तरह का राम राज्य, इस तरह के जनप्रतिनिधि आपने कभी सुना था? एक नए तरह के वातावरण को इस प्रदेश में उत्पन्न किया गया है कि अगर आप हमारे साथ खड़े हैं, अगर आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, अगर आप हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, तब तो आप राष्ट्र के भक्त हैं। लेकिन अगर आपने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई बताओ कोरोना में लोगों का इलाज क्यों नहीं हो पाया, अगर आपने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई बताओ ऑक्सीजन से इतने लोग क्यों मर गए, अगर आपने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई ये जो गांव में खेतों में ये जानवर घूम रहे हैं इसका कैसे इलाज हो सकता है, अगर आपने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई बताओ इतने किसान सालों साल सड़कों पर बैठ करके क्यों मर गए, तो आप जो है उनके दुश्मन हो जाते हैं। वो आपसे बदला लेने का बहाना ढूंढने लगते हैं। कभी आपको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, कभी आपको देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं, कभी आप कहते हैं भैया तुम तो हिंदुत्व के नाम पे कलंक हो। हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है क्या? वो हमको हिंदू कहेंगे तब हम लोग हिंदू होंगे क्या? यहाँ पर हमारे 40, 50, 60 साल के उम्र के लोग बैठे हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ऐसी सरकार न देखी होगी जिसने जीते जी लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। कभी नोटबंदी के नाम पर मरने पर मजबूर कर दिया, कभी महंगाई के नाम पर लोगों को मजबूर कर दिया। अभी आप चले जाइए गैस सिलेंडर लेने, देखिए आप क्या हाल होते हैं। अभी आपने मोटरसाइकिल लेकर के पेट्रोल भराने चले जाइए, देखिए आपके क्या हाल होते हैं। अभी आप अपनी गाड़ी लेकर के डीजल भराने चले जाइए, देखिए आपके क्या हाल होते हैं। मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, 150 घंटे का बाद चुनाव है। 150 घंटा आपका है। 150 घंटा आप अपना राहुल तिवारी बनकर के बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करिए। पूरे के पूरे 5 साल आपको अमन चैन शांति देने का काम आपका भाई, आपका मित्र, आपका बेटा ये राहुल तिवारी करेगा।
आप सब लोग, बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने करने का मन करता है। आप लोगों से ये कहने को जी करता है कि बताइए भाई, इन 5 सालों में हमको आपको क्या मिला? अच्छे दिन आ गए, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, सब लोग गरीबी और रोजगारी से, सब लोग बेरोजगारी से मुक्ति पा गए, आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल गई। कहते हैं भैया, जब 5 साल तक लगातार पर्चे लीक होता रहा तो रोजगार देने की जरूरत क्या है? अब तो बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया है। अखबार में विज्ञापन निकाल लीजिए और जब अखबार में विज्ञापन छप जाए तो हजारों लोगों से, लाखों बच्चों से, सैकड़ों करोड़ों बेरोजगारों से उसमें फीस जमा करा लीजिए। जब फीस जमा हो जाएगी इम्तिहान के नाम पर तो करोड़ों रुपए की पूंजी आपके पास अपने आप जमा हो जाएगी। और जब करोड़ों रुपए की पूंजी आपके पास जमा हो जाए तो इम्तिहान लेने का ढकोसला फैला दीजिए। इम्तिहान है, बच्चे भूखे प्यासे, कोई कहीं अपना झोला ले करके बैठ गए नौजवान आपके। और इम्तिहान में तो पूरा का पूरा पहले मैच फिक्स है। होना क्या है, पेपर देते देते मालूम पड़ा पर्चा लीक हो गया। आप लोगों ने सुना होगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी लंबी लंबी बातें की। पकड़े जाएंगे, गैंगस्टर लगेगा, सबको पुनः इम्तिहान दिलवाने के लिए बुलाया जाएगा, सबको सवारी मुहैया कराई जाएगी, किसी को कोई कहीं का खर्चा नहीं होगा। मैं आप लोग के माध्यम से जानना चाहता हूँ, बताइए कितने लोगों का खर्चा नहीं था उन्होंने? कितने लोग खर्चा उठा दिया उन्होंने? एक अजीब और गरीब वातावरण हमारे प्रदेश में बन गया है। रोजगार नहीं मिल रहा है आपको, बात करते रोजगार कहाँ में मिल जाएगा भाई? रेलवे ऑलरेडी बिक चुकी है, रेलवे कंपनी वाले ने पूरा सरकारी रेलवे बेच दिया है, BSNL बेच दिया है, तेल कंपनियां बेच दिया है, बैंक बेच दिया है, LIC बेच दिया है, यूपी ये आपका बिजली विभाग बिक चुका है। बचा क्या है? आप कहेंगे नगर पालिका बची है, नगर पंचायत बची है, जल निगम बचा हुआ है। नहीं, ये भी नहीं बचा है। यहाँ पे अगर आप नौकरी लेने जाओगे तो वहां पर ठेकेदारी प्रथा है। संविदा पे नौकरी आपको देंगे। संविदा पे नौकरी कैसे मिलेगी? आप पहले जाकर के फार्म भरिए, फार्म भरने के बाद आपको ठेकेदार के यहाँ भेज दिया जाएगा। ठेकेदार साहब कहेंगे ठीक है, दस्तखत करो। मैं अपने सारे नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। आपसे सारे कागजात पे लिखा पढ़ी हो जाएगी। वो कहेंगे भैया देखो इतने दिन के लिए नौकरी है आपकी। मरता क्या न करता है, जब नौजवान बेरोजगार घूम रहा है 2-2, 3-3 साल से, वो स्वीकार करता है। आपको जानकारी होती है कि 20,000 रुपए की नौकरी आपको दे दी गई। जब आप तनख्वाह उठाने जाते हो तो तनख्वाह आपको मिलता है 6,000 रुपया, 7,000 रुपए। दस्तखत आपसे 20,000 रुपये कराया जाएगा, लेकिन आपको 6-7 हजार रुपए में कहा जाएगा बस ये मिल गया है, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। उसका साफ तौर पर पैगाम है कि तुम्हारे पास ये सरकारी नगर पालिका में नहीं है, तुम्हारे पास ये नौकरी हमारी कृपा पर है। जब तक चाहेंगे तुमसे नौकरी कराएंगे और जिस दिन चाहेंगे तुमको हम धक्के मार करके बाहर निकाल देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या साफा बांध करके, साफा लटका करके, तरह तरह के नारे लगा करके हमारे नौजवानों का जीवन पार हो जाएगा क्या? हमारे नौजवानों के साथ जितना खिलवाड़ पिछले 10 सालों में हुआ साथियों, उतना खिलवाड़ पूरे जीवन में कभी नहीं होगा। मैं आप सबको बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग तो कैबिनेट में मिनिस्टर थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद पहला काम उन्होंने क्या किया? समाजवादी पार्टी द्वारा जनरल भर्तियों पर लगाई गई रोक को सबसे पहले आदेश के माध्यम से उस रोक को हटाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इतना ही नहीं, सत्ता में आने के लगभग 3 महीने के अंदर
चाहे वो 1,12,000 सफाई कर्मी हो, हजारों की तादाद में पुलिस विभाग के लोग हो, जल निगम वगैरह तो हम सब लोग देख ही रहे थे। हर विभाग में एक भर्ती का हुजूम चला गया था और आप सबको जान करके हर्ष होगा। आप सब लोग आशीर्वाद देंगे अपने अपनी जगह पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लंबी उम्र उनके स्वस्थ रहने की, कि लगभग 25 लाख नौजवानों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 2007-2012 की को सम्मान जो दिया है वो आप सबके सामने है। आप लोगों ने बहुत भली बात देखा है, कवर किया है। किसानों का जितना अनादर, भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज भारत एक दो पूंजीपतियों का देश बन करके रह गया है। जिस तरह से किसानों की शहादत हुई है हजारों की तादाद में, एक बार भी क्या एक शब्द आपने हमारे इस प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया के मुँह से कभी सुना कि साहब कि उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके मुआवजे की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। जो उन्होंने MSP का जो कानून का मांग किया था, उन्होंने कहा कमेटी बना दीजिए, कमेटी भी बनने की बात हो गई। और बाकी बातें तो आपसे छिपी है नहीं कि ट्रक गाड़ियों से कुचल के मारे गए, मंत्री जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, बेटा जेल से बाहर है, वाह रे राम राज्य, ऐसा राम राज्य। अच्छा, भाजपा लगातार कह रही है कि 10 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। क्या है 10 तारीख के लिए जो बार 10 तारीख के बाद ठोकेंगे? तो वो तो देखिए, हमारे उन्होंने ये बता दिया है कि अब यहाँ पर वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रह जाएगा। वो जब जिसको चाहेंगे उसको ठोक देंगे, कानून से उसको मुक्ति दिला देंगे, कानून से वो ऊपर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने फोटोएं लगवा दी थी अपने बंगले के सामने कि साहब इन लोगों से इतना वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कैंसिल करते हो नहीं, अब जाकर फिर मामला हो। तो ये जो भाई देखिए, कभी सपा रहती है, कभी भाजपा रहती है, कभी बसपा रहती है, लेकिन हम लोग अपने आप को देवता नहीं मान लेते हैं। और वो लोग देवता मान रहे हैं जिनके ऊपर 50 मुकदमे खुदे लगे हुए थे, अपने मुकदमे खुदे अपने दस्तों से वापस कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब कि हम लोग जो कह दें वही सही है, बाकी दुनिया झूठी है। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब गुंडा राज खत्म, क्या कहेंगे इसके बारे में? बीजेपी का मतलब गुंडा राज खत्म। बीजेपी का मतलब कुछ भी नहीं मेरे भाई साहब। बीजेपी का मतलब बेचो बेचो बेचो, और बीजेपी का ये भी मतलब है कि लूटो और लेकर के चिड़ी हो जाओ। चोर है। गुजरात का व्यक्ति है, ढेर सारा सब। हमको लगता है सब बकायदा सेटिंग है। एक दिन उठाएंगे झोला लेके वो भी, और हम अपने यहाँ तमाशा देखेंगे। अभी अधिकारियों के गाड़ियों में EVM बरामद हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब EVM वगैरह देखिए, EVM वगैरह में हमारे हाई पार्टी से मैसेज आता रहता है। कुछ EVM खराब की भी शिकायत हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि खराब तो सब कुछ हो चुका है। हमारा प्रदेश चौपट हो गया है, हमारा देश चौपट हो गया है, हमारी मीडिया चौपट हो गई है, हमारे हर जगह, कुछ जगह हम नाम नहीं ले सकते हैं, सब चौपट हो गया है। अब सब लोग मिल करके इसको बचाएंगे, तब समझ टाइम लगेगा। लेकिन दो चरण डेंट आ गया है, इस डेंट को सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका तो आप लोगों ने निभाना है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बीजेपी कह रही हम सबसे आगे, सपा कह रही हम सबसे। आप किस उसमें देख रहे हैं अपने? देखिए, बीजेपी कहती थी 2007 में 6-7 में, सपा भी कहती थी, मीडिया भी कहती थी। हमको कोई 37 देता था, कोई 47 देता था, हम शांति से बैठे थे। जब डब्बा खुला तो हम बहुमत सरकार बना करके बैठे थे। इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद है। हम लोग दिनांक 10 मार्च 2022 को पिछली बार से 2007 से कहीं ज़्यादा सीटें लेकर के सरकार में होंगे, और आप सबका आशीर्वाद है।